हमने 3 कौन से आलोचक कर लिए हैं मैम पाश्चात्य काव्यालोचन में? मैम अरस्तु, लॉन्जाइनस और मैम कॉलरिज, ये 3 हो गए हैं। ये 3 हो गए हैं। आज हमें चौथे काव्यालोचक करने हैं, या इनको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सिद्धांतकार कहा जाता है। सीधे काव्यालोचन के क्षेत्र में इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के हिसाब से इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिम के काव्य शास्त्रियों ने, या पश्चिम के काव्य शास्त्र के अध्ययन में 2 डिवीजन कर दिए हैं उन्होंने। एलियट से पहले तक के जितने भी काव्य शास्त्री हैं उन सबको उन्होंने आलोचक कह दिया, काव्य आलोचक कह दिया, और उसके बाद वालों को सिद्धांतकार कह दिया। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सभी को ऐसी आ रही है? किसी को ठीक भी आ रही है आवाज? मैम ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। तो किसी ने लिखा है, प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन भी बच्चे ठीक कर लें। अगर कभी कभी हमारे नेटवर्क से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो काव्य शास्त्री हमने पढ़े हैं इससे पहले, उन्होंने कई तरह की बातें हमारे सामने रखी हैं। पहले तो अरस्तु ने तो पूरी अपनी शक्ति लगा दी काव्य को स्थापित करने में ही, क्योंकि उनके गुरु प्लेटो ने काव्य को निष्कासित करने योग्य बता दिया था एक आदर्श राज्य में। और अरस्तु ने क्या किया? अपने अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से दी, तो उन्होंने भी एक थ्योरी ही, एक सिद्धांत ही दिया, लेकिन उन्होंने अपने समय के और अपने से पूर्व के कई नाटककारों की त्रासदियों को देखकर ये त्रासदी क्या होती है ये बताया, त्रासदी की विशेषताएं, अंग क्या होते हैं ये बताया, और साथ ही साथ ये स्थापित करने की कोशिश की कि काव्य या नाटक अनुकरण के माध्यम से तो लिखा जाता है, लेकिन अनुकरण के माध्यम से ही वो वैल्यू या वो मूल्य काव्य का बढ़ जाता है, जिसके कारण वो एक आदर्श समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। ये कह के अरस्तु ने काव्य को मान्यता दिलवाई अपने समय के सिद्धांतकारों, दार्शनिकों और साहित्यकारों के बीच में। इसके बाद जो हमने लॉन्जाइनस पढ़े हैं, लॉन्जाइनस भी उनसे 3-4 शताब्दी के बाद के काव्यालोचक हैं, और उन्होंने उनका एक निबंध जो ऑन द सबलाइम या सब्लिमेशन या उदात्त पर जो उनके विचार हैं, उसमें उन्होंने एक उत्कृष्ट रचना कैसे उत्कृष्ट बन जाती है, कैसे प्रभावित कर पाती है, एक अच्छा कवि कैसे अच्छा कवि बन जाता है, इसके लिए उदात्त जैसे तत्व की उद्घोषणा की, और कहा कि ये उदात्त जिसके अंदर होता है, जिस रचना में, वो रचना लोकप्रिय होती है, कालजयी होती है, प्रभावित करती है पाठकों को और दर्शकों को। और उसके लिए उन्होंने उदात्त के कई अंग बताए, उदात्त के तत्व बताए, या उदात्त के स्रोत बताए, सोर्सेस, कैसे उदात्त पैदा हो सकता है किसी रचना में। तीसरे काव्यालोचक जो हमने किए हैं वो है कॉलरिज, जो स्वच्छंदतावादी हैं। वो तुलना में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से वो आधुनिक एक काव्यालोचक है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद या नई तरह की विचारधारा के समर्थन में अ, कवि की आत्माभिव्यक्ति का समर्थन करते हुए वो कल्पना के सिद्धांत की स्थापना कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि विचार और वस्तु के बीच में जो समन्वयकारी शक्ति होती है वो वास्तव में कल्पना होती है, और ये सामान्य व्यक्तियों की कल्पना से कैसे अलग होती है, इसको उन्होंने विस्तार से समझाया है, जो हमने कल्पना सिद्धांत के रूप में पढ़ा है। आज उनके आगे के एक साहित्य समीक्षक हम इसे कह सकते हैं, या थेरिस्ट जिसे समीक्षा करने वाले, ये काफी आधुनिक हैं। काफी आधुनिक का मतलब कि ये इनका जन्म जो है वो सन 1900 में हुआ है। मैं अभी आपसे कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ।
मेरी स्लाइड दिख रही है आप सभी लोगों को? यस मैम। ये टीएस एलियट का एक सामान्य परिचय है, आप क्योंकि जानते नहीं हैं इनको, ये आप लोगों के लिए सभी नाम नए हैं, इसीलिए एक एक सामान्य परिचय, एक छोटा सा परिचय। मैं इन पर भी आपको सामग्री भेजूंगी, उसमें आप विस्तार से पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका पूरा नाम टीएस इलियट नाम से हम ये प्रचलित है। इनका नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है थॉमस ट्रेयन एलियट। आप पढ़ पा रहे होंगे, थॉमस ट्रेयन एलियट। थॉमस THOMAS, थॉमस स्ट्रियर्स में STREARNS, स्ट्रेयर्स, एलियट ELIOT। ये अंग्रेजी में इनके नाम की स्पेलिंग है, और अमेरिका के में इनका जन्म हुआ था, सेंट लुई अमेरिका। 19वीं शताब्दी में, आप देख पा रहे होंगे, सन 1888 में इनका जन्म हुआ। 1888 में अपने देश में क्या हो रहा था, किसी को याद है कुछ? थोड़ा सा समय का मिलान करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने पुराने या कितने नए आलोचक हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। हाँ, तो 1888 कौन सा समय है, याद करके देखिए। अपने देश में 1888 के आसपास क्या हुआ था? हम्म? हमारा देश किस दौर से गुजरा था, हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या हो रहा था 1888 के आसपास? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। किसी को नहीं ध्यान आ रही है बात? सन 1888 के आसपास या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में टीएस इलियट का जन्म हुआ। और हमारे यहाँ उस वक्त क्या चल रहा था, कौन कौन साहित्यकार थे, कौन कौन लेखक थे, क्या दौर चल रहा था, कैसी रचनाएं लिखी जा रही थी, किसी को याद आ रहा है? हिंदी में क्या हो रहा था? सभी हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना यहाँ पर? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, तो मैम। क्या हुआ, बोल बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? हिंदी साहित्य का इतिहास कब पढ़ा पेपर आप लोगों ने? मैम पढ़ा था वो। हम्म? पढ़ा था? किसने पढ़ाया था आपको? यस मैम, सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में किसने पढ़ाया था हिंदी साहित्य का इतिहास? पूरा पेपर एक ही बार में पढ़ लिया था? नो मैम, सेकेंड और थर्ड में भी पढ़ा था मैम। नीलम मैम और दिनकर सर पढ़ाए थे। हाँ, तो आधुनिक काल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चे? यस मैम। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? हम्म? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? इतने सारे विद्यार्थी हैं, किसी को भी याद नहीं आ रहा है? मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये समझाना है, या ये स्पष्ट करना है कि अभी तक हम तीन काव्यालोचक, पाश्चात्य काव्यालोचक पढ़कर आए हैं। तीनों के तीनों बहुत बहुत अंतराल पर हुए हैं अपने समय में।
जैसे कि हमने कहा कि ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु हुए, और उसके बाद पहली शताब्दी के आसपास लॉन्जाइनस हुए अगर, तो हमने कितने साल पुरानी बात पढ़ी है उनके सिद्धांतों को जब पढ़ा तो। और जब हम स्वच्छंदतावादी कॉलरिज को पढ़ते हैं तो हमने कितने वर्ष पुरानी बात पढ़ी है। और जब हम अब टीएस एलियट को पढ़ रहे हैं तो जन्म ही उनका अगर हम 19वीं शताब्दी में देखते हैं, और उसमें भी उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं, तो 1888 के आसपास, तो हमें इस समयांतराल का, इस कालावधि का अंदाजा होना चाहिए कि विश्व में जो एक महत्वपूर्ण भाषा है अंग्रेजी, उसके अम, साहित्य को देखने परखने वाले सिद्धांत जिस समय में लिखे जा रहे हैं, वहां जो लोग वो सिद्धांत दे रहे हैं उसके समानांतर भारतीय परिवेश में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हो रहा है, इससे एक अंदाजा लगता है कि हम कितने दूर हैं अंग्रेजी साहित्य से, या अंग्रेजी साहित्यालोचन से भारतीय साहित्यालोचन या हिंदी का साहित्यालोचन कितना दूर है। उसकी समीक्षा में, हिंदी की समीक्षा में और अंग्रेजी की समीक्षा में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, और सिद्धांत के हिसाब से, उत्कृष्टता के हिसाब से किसके सिद्धांत कहाँ ठहरते हैं, इसका अंदाजा करने के लिए थोड़ा एक ओवरव्यू तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना बच्चे। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ चुके हैं, बहुत सारी रचनाएं आप पढ़ चुके हैं, अब भारतीय काव्य शास्त्र को भी आप पढ़ चुके हैं ना। यस मैम। तो अब भारतीय काव्य शास्त्र को जब पढ़ चुके हैं और ये सब चीजें जान चुके हैं, तो जब आप, अब तो आपका अंतिम सेमेस्टर है ना, जी मैम। तो अब अगर मान लीजिए अंतिम साल है आपका, अब अगर मान लीजिए आपका ये दिक्कत होगी, तो आप कैसे आगे फिर कोई विद्यार्थी आपसे पूछे, कोई शिक्षक आपसे पूछे, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे उनको बच्चे, कि आपने क्या पढ़ा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो बड़ा भूल गए। हम्म। भारतेंदु काल का समय क्या है बताइए, भारतेंदु किस काल में हुए हैं। मैम 1850 से 1900। हाँ, तो ये कौन सा समय है, ये कौन सा समय है बच्चे। मैम आधुनिक काल का है। मैम यहीं से आधुनिक, आधुनिक काल प्रारंभ होता है, यहीं से भारतेंदु युग आधुनिक से। काल है। हाँ, तो मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ ना कि मैम थोड़ा 1888। हाँ, हाँ बोलिए। मैम मैं बाहर आया था तो वहाँ हल्ला हो रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब आप समझते तो है ना, जानते तो है ना ये बात, कि हिंदी साहित्य के जी इतिहास मैम। में 1857 के बाद का जितना भी समय है 1900 तक का, ये आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। यहाँ पर भारतेंदु जैसे रचनाकार, बालमुकुंद गुप्त जैसे रचनाकार, बालकृष्ण भट्ट जैसे रचनाकार, श्रीनिवास दास जैसे रचनाकार थे इस समय। ये तो आप समझते हैं ना, किस तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी इस समय, किस तरह के गद्य या पद्य किसमें रचना की जा रही थी, किन सिद्धांतों को का अनुकरण कर रहे थे इस समय के रचनाकार, ये आप समझते हैं ना। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी, उस समय में सेंट लुई अमेरिका में जन्म हुआ टीएस इलियट का, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। हम अभी आधुनिक काल में ही हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से देखें तो अभी भी आधुनिक काल ही चल रहा है, कोई काल विभाजन नया नहीं हुआ है। आप सब लोग जानते हैं ये, भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब के बाद अभी तक कोई नया काल विभाजन नहीं हुआ है, तो आधुनिक काल को ही लोग अभी मानते हैं कि वही जारी है। तो टीएस इलियट को अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के समानांतर देखा जाए, समझा जाए, तो लगेगा कि ये तो आधुनिक काल के ही
रचनाकार या आधुनिक काल के ही समीक्षक हैं, है ना, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो काल के हिसाब से देखिए तो हमने एक बहुत पहले के साहित्य समीक्षक या काव्यालोचक अरस्तु को पढ़ा, मतलब शुरुआती दौर के, पश्चिम के काव्यालोचन के शुरुआती दौर में जो काव्यालोचक हुए उनमें से सबसे पहले कुछ काव्यालोचकों में प्लेटो और अरस्तु थे। फिर हमने लॉन्जाइनस को पढ़ा। लॉन्जाइनस भी लगभग उन्हीं की तरफ जाते हैं काल के हिसाब से। फिर हमने सुचिंदतावाद के एक कॉलरिज जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्री को पढ़ा, और अब हम बिल्कुल अत्याधुनिक काव्य समीक्षक और साहित्य समीक्षक टीएस इलियट को, यानी थॉमस ट्रेयर इलियट को पढ़ रहे हैं, जो साहित्य समीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य कई विषयों की दृष्टि से भी बहुत प्रभावशाली और बहुत महत्वपूर्ण काव्यालोचक समीक्षक माने जाते हैं पश्चिम के काव्य शास्त्र में। और इनकी विशेषता अगर आप और जानना चाहें तो कवि हैं, खुद टीएस एलियट आलोचक भी हैं, आधुनिक विश्व समीक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ पश्चिम के ही नहीं, पूरे विश्व भर के साहित्य में टीएस इलियट के विचारों को या उनकी समीक्षा दृष्टि को लोग पढ़ते हैं और सराहते हैं। और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कई काव्य संकलन हैं, और कुछ इन्होंने प्ले लिखा है, और कुछ इन्होंने लिटरेरी थियोरी पर, क्रिटिसिज्म पर सीधे किताबें लिखी हैं, जिनका जिनका विवरण मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि सेक्रेड वुड, वेस्ट लैंड, हॉलो मैन, क्राइटेरियन, एश वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, ये सब इनकी कविता के संकलन है। और एक प्ले भी इन्होंने, द कॉकटेल पार्टी और द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये दो इन्होंने नाटक लिखे। और फिर आलोचना की साहित्य समीक्षा की जो पुस्तकें हैं उसमें इन्होंने सिलेक्टेड एसेज ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, और फिर पोएट्री एंड ड्रामा, ये ऐसे करके इन्होंने 3 तरह के, ये क्रिटिसिज्म की इनकी जो रचनाएं हैं वो इन तीनों संकलनों में संकलित हैं। इनमें सब इनके निबंध हैं, और निबंधों में इन्होंने अपनी समीक्षा दृष्टि के बारे में बताया है, ये क्या सोचते हैं अलग अलग विषयों पर। सीधे सीधे इन्होंने भी साहित्य समीक्षा से संबंधित सिद्धांत नहीं दिए हैं कहीं, लेकिन जो इनकी व्यवहारिक समीक्षा है उस पर आधारित जो निबंध हैं या कृतियां हैं वो सभी इसके अंदर देखी जा सकती हैं। ठीक है, ये समझ पाए आप सभी लोग? यस मैम। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, ये सब याद रख लीजिएगा। और ये केवल एक साहित्यकार या एक साहित्य समीक्षक नहीं है, केवल इनका अध्ययन बहुत विस्तृत है, बहुत संस्कृति पर, दर्शन पर इनकी जो ये जो किताबें हैं जिसके अंदर इनके निबंध संकलित हैं, इसमें सिलेक्टेड ऐसे और ऑन पोएट एंड पोएट्स, इसके अंदर इनके दर्शन से संबंधित विचार भी, राजनीति से संबंधित विचार भी, साहित्य धर्म सभी संबंधित से सभी विषयों पर इनके विचार मिलते हैं। और इनके इसी विशद अध्ययन, वृत्ति और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना वेस्टलैंड के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1948 में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके मतलब सोचने का तरीका कितना अलग होगा बाकी सभी लोगों से, क्योंकि इनका अध्ययन बहुत विशद है। इन्होंने अपने समय की राजनीति, अपने समय की धर्म और साहित्य और संस्कृति संबंधी जो भी अध्ययन के क्षेत्र थे या विचार विमर्श के क्षेत्र थे, उन सब में इन्होंने दखल दिया है और अपने विचार रखे हैं। और इसी कारण इनका नाम जो है आधुनिक साहित्य समीक्षा में विश्व भर में प्रचलित हुआ, विश्व भर में जाना जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये आधुनिक समीक्षक हैं तो इनकी दृष्टि या इनके विचार जो हैं वो बिल्कुल
नए युग या विज्ञान या तर्क आधारित जो नई सोच है उससे बिल्कुल प्रभावित होंगे, और किसी पुरातन चीज के प्रति इनकी कोई आकर्षण या कोई आग्रह या कोई झुकाव नहीं रहा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। एलियट जो है वो अपने आप को एक क्लासिकी कहते हैं, क्लासिक वादी कहते हैं, या शास्त्रवादी कहते हैं, शास्त्रीय कहते हैं, या परंपरावादी कहते हैं। इनका एक निबंध भी है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा। ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक लगा हुआ है। आप अगर अपना सिलेबस खोलकर देखेंगे अभी, तो आपको टीएस इलियट के दो सिद्धांत करने हैं, या दो उनकी दृष्टियां, साहित्य दृष्टियां, जो इनके विचार हैं दो विषयों पर, वो करने हैं। एक है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, और दूसरा है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये दो चीजें आपको करनी है। सिलेबस है आप लोगों के पास क्या? यस मैम। हाँ, तो ये आप निबंध के नाम से ही समझ पा रहे होंगे। वैयक्तिक प्रज्ञा यानी इंडिविजुअल टैलेंट, या इससे पहले हमने लॉन्जाइनस के संबंध में और कॉलरिज के संबंध में अलग अलग नाम दिया है इनको। अ, जैसे अरस्तु ने कहा कि कवि जो है वो अपनी प्रतिभा से या दैवी शक्ति से प्रभावित होकर रचना करता है, लेकिन उसके साथ ही वो उसमें कुछ जोड़ता घटाता भी है। वहां पर वो कवि के व्यक्तित्व की बात करते हैं या कवि के योगदान की बात करते हैं रचना में, और उसको एक तरह से प्रकृति प्रदत्त या एक ईश्वरीय देन मानते हैं। लॉन्जाइनस ने भी अ, उदात को का जिक्र करते हुए इंडिविजुअल टैलेंट की बात की है, या प्रतिभा की बात की है। और वहां पर उन्होंने कहा कि एक जो उदात कवि होते हैं, महान कवि होते हैं, उनके अंदर नैसर्गिक रूप से ये प्रतिभा विद्यमान होती है, और जिनके विचार या सोच या दृष्टि ऊंची होती है, उनमें वो स्वयं में उनकी रचना में झलक जाती है बिजली की कौन की तरह। ये आपको याद होगा। इसी तरह से कॉलरिज ने भी कवि प्रतिभा को बहुत अधिक महत्व दिया, और उस प्रतिभा को कल्पना के समानांतर या कल्पना का ही पर्याय बताया, और उन्होंने भी बात की इस पर। और टीएस इलियट के बारे में भी जब हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी इस तरह के एक गुण या विशेषता की बात की है जिससे कवि रचना करने में समर्थ होता है। और उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिक प्रज्ञा है, इंडिविजुअल टैलेंट है, जिसके कारण रचना बनती है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात की जिसके कारण टीएस इलियट जो है वो सबसे अलग सिद्ध होते हैं आधुनिक काव्य समीक्षा में, वो या साहित्य समीक्षा में। वो ये है कि उन्होंने परंपरा को भी बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिक प्रज्ञा तो है ही, वो तो जो अपना गुण, अपना निहित गुण होता है, अपना जो विशेषता होती है या प्रतिभा होती है, या इसे जो भी कह लें, जो सृजनात्मक शक्ति कवि के अंदर होती है, वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कवि का जो प्रयास, साहित्यकार का जो प्रयास होता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। और उसी को बताने के लिए, व्यक्तिक प्रज्ञा और परंपरा के बीच में जो संबंध है उसी को बताने के लिए इन्होंने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नाम के इस निबंध को लिखा, और इन दोनों के संबंध को स्थापित करते हुए परंपरा के अंदर व्यक्तिक प्रज्ञा के साथ कवि के अपने आप को साबित करने की को बहुत जोर दिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी रचनाकार एक अच्छा रचनाकार कैसे हो सकता है? वो रचनाकार, अच्छा रचनाकार होने के लिए उसको परिपक्वता या प्रौढ़ता की जरूरत होती है, और वो कैसे आ सकती है? वो टैलेंट कैसे विकसित हो सकता है किसी भी रचनाकार के अंदर? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कवि के अंदर
अपनी परंपरा का ज्ञान बहुत जरूरी है। जो जहाँ रहता है कवि, जिस परिवेश में रहता है, जिस देश में रहता है, उससे पहले उस जो जो रचनाकार हुए हैं, जो जो समीक्षक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है अम, अ, अपनी रचनाओं के, उनका अध्ययन जब तक कोई रचनाकार नहीं कर लेता है, या कोई कवि नहीं कर लेता है, तब तक वो रचना करने में समर्थ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे रचनाकार को अपने पूर्ववर्ती जितने भी रचनाकार हैं, या समीक्षक हैं, या लेखक हैं, उन सभी की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए विस्तार से, और तभी जाकर उसके अंदर वो प्रौढ़ता या परिपक्वता विकसित हो पाएगी, जिससे वो अ, अपनी समय की और अपने भाषा की या अपने देश की जो साहित्य परंपरा है उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। उन्होंने 3 गुण बताए हैं किसी भी कवि या रचनाकार के लिए, वो प्रौढ़ता कैसे आती है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो प्रौढ़ता 3 गुणों से आती है, कि उसके अंदर मस्तिष्क की प्रौढ़ता होनी चाहिए, वो जिस तरह से कोई रचना करता है उस तरीके में प्रौढ़ता होनी चाहिए, और उसके पास भाषा की प्रौढ़ता होनी चाहिए। और इस तीनों के लिए उन्होंने अपनी परंपरा के गहन अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया है। यानी कि कोई भी रचनाकार, अगर मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने समय में कविता लिख रहे हैं, तो अगर किसी विषय पर वो कविता लिख रहे हैं, तो उस विषय पर या उस जिस भाषा में वो कविता लिख रहे हैं, उस भाषा का विशद ज्ञान अपने से पूर्ववर्ती रचनाकारों ने उस विषय पर क्या लिखा और उस भाषा में कैसे लिखा, ये सभी कुछ अच्छे से जब पढ़ लेगा वो रचनाकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ लेंगे, तभी वो एक अच्छी रचना लिख पाएंगे। यानी कि मान लीजिए उनको राम कथा पर कुछ लिखना है, तो निराला तब तक अच्छी कविता राम की शक्ति पूजा जैसी नहीं लिख सकते हैं जब तक कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि को या तुलसीदास को राम कथा जो उन्होंने लिखी है उसको न पढ़ा हो, और अपने पूर्ववर्ती जितने भी अच्छे कवि या रचनाकार हैं उनकी भाषा को, उनके लिखने के तरीके को न जाना हो। तो एक अच्छे रचनाकार के लिए जरूरी है कि वो अपने पूर्ववर्ती जितने भी प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, और जो प्रतिष्ठित नहीं हैं, जो संक्रमण कालीन रचनाकार होते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा, जो एक काल से दूसरे काल के संक्रमण को संभव बनाते हैं। ऐसे छोटे छोटे रचनाकारों का भी विशद अध्ययन बहुत जरूरी है एक अच्छे रचनाकार के लिए, तभी वो ऐसी रचना दे पाएगा जो काल और देश के हिसाब से प्रतिष्ठा पा सके, अपने समय में वो लोकप्रिय हो सके, और अपने समय के बाद भी वो लोगों का सम्मान पा सके। यानी कि शाश्वत रचना के लिए, एक प्रसिद्ध रचना के लिए, एक कालजयी रचना के लिए जरूरी है कि रचनाकार अपने से पूर्ववर्ती जितने भी रचनाकार हैं उनको पढ़े, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को पढ़े, और पढ़कर उनकी रचनाओं के बीच से सत्व को ग्रहण करके, और उसके बाद अपने समयानुकूल, अपने समय में जो कुछ समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उनको संबोधित करने के लिए विषय चुने, और उस विषय को पुराने विषयों के समकक्ष रख के उसके माध्यम से अपने बात को कहे, आधुनिक युग की समस्याओं को बताए, उन प्रश्नों को संबोधित करे और उनके हल खोजने की कोशिश करे, तब वो रचनाकार बड़ा रचनाकार या कालजयी रचनाकार साबित हो सकता है। समझ पाए आप सभी लोग? यस मैम। जी अब मैम। हाँ, ये तो एक मात्र छोटा सा परिचय दिया है मैंने आपको टीएस इलियट का। अब इस टीएस इलियट की इसी साहित्य दृष्टि दो दो तरह से जो हमने पढ़ना है, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इसको हम विस्तार से करेंगे। कल से फिर शुरू करेंगे, ठीक है? अब जी थोड़ा सा मैम। मैम पांच हाथ। जी बोलिए।
मैम ये जो गुड़ बताया आपने 3 गुड़, मैम दूसरा गुड़ हाँ, क्या था? मैं आपकी आवाज नहीं सुन मैम पा वो रही हूँ। समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैम किसी भी आपने बताया कि इन्होंने हाँ, कि बोल। कविता की प्रौढ़ता के लिए उन्होंने 3 गुण बताए थे, टीएस हाँ, इलियट ने। पहला तो मस्तिष्क की प्रौढ़ता हो जाएगा, और तीसरा हाँ, बताया अपने भाषा की प्रौढ़ता। मैम दूसरा और मतलब दूसरा गुण क्या था उनका? दूसरा दूसरा है तीसरा है कि जो मैनर है, जिसमें मैच्योरिटी ऑफ मैनर, यानी जिस तरीके से वो रचना करता है, शैली की प्रौढ़ता, इसको शैली कर लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से कोई कवि या लेखक रचना करता है, उसमें प्रौढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 गुण है। मैं इसको विस्तार से फिर समझाऊंगी, क्योंकि यही पढ़ना ही है हमें परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा में। ठीक है, ये लिख लीजिए अभी। मेच्योरिटी ऑफ माइंड, मेच्योरिटी ऑफ मैनर, मेच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये 3 तरह की प्रौढ़ता एक अच्छे कवि के गुण बताए उन्होंने, प्रौढ़ कवि के गुण बताए। और अ, ये मैंने इसलिए बताया आपको, क्योंकि मैंने ये बताया कि वो एक क्लासिकवादी या परंपरावादी या शास्त्रवादी समीक्षक माने जाते हैं। और ये इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे समीक्षक हुए हैं, लेकिन टीएस इलियट की खासियत ये है कि वो अ, अपने आधुनिक युग की समस्याओं और प्रश्नों को संबोधित करने के लिए परंपरा के अध्ययन को अनिवार्य मानते हैं। आधुनिक रचना करने के लिए परंपरा को वो महत्वपूर्ण मानते हैं या अनिवार्य मानते हैं। ठीक है, इसीलिए टीएस इलियट बिल्कुल परंपरावादी समीक्षकों से और बिल्कुल आधुनिक समीक्षकों से भिन्न नजर आते हैं। ठीक है, जी मैम। अब ये तो सिर्फ आज मैंने आप लोगों को एक सिर्फ टेस्ट दिया है कि टीएस इलियट कैसे समीक्षक हैं। इसको पढ़ना कल से शुरू करेंगे। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो असाइनमेंट के संबंध में है। आपका एक असाइनमेंट होगा इंटरनल असेसमेंट के लिए, सभी को मालूम है ना? यस मैम। तो बाकी सभी क्लासेस में आपको असाइनमेंट मिल गए हैं? मैम एक सब्जेक्ट में मिल गया मैम। एक में मिल गया है। तो वो कैसे मिला है आपको? तैयार करने के लिए कोई प्रश्न सीधे दे दिया गया, या कुछ और तरह का मिला है आपको, किसी और तरह का? यस मैम, प्रश्न दिया है मैम ने। अच्छा, कौन मैम ने दिया है? कौन पढ़ा रहे हैं? मैम 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 नीलम हाँ, मैम। नीलम मैम। अच्छा, वो भारतीय साहित्य पढ़ा रही होंगी। यस मैम। तो अभी एक तो मैं आपको बता दूं कि एक तो हम एक्टिविटी करेंगे इस पर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित, जिसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, यस उसके मैम। लिए आप, हाँ, उसके लिए आप साथ साथ पढ़ते चलिए। वो अंत में वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। एक मैं आपको प्रश्न दूंगी, पूरे सिलेबस में जो भी टॉपिक आपको लगे कि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ये टीएस लेट हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछूंगी आप लोगों से। तो आप वो टॉपिक उठाकर उस पर अपना प्रश्न तैयार करें, और उसी पर आप से बात भी करूंगी मैं क्लास में। ठीक है, तब आपके अंक लगेंगे असाइनमेंट के। समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। यस मैम। तो हाँ, तो यही तरीका रहेगा आपके असाइनमेंट का। तो ये मैं पहले आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, और जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं उन सबके नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि ऑब्जेक्टिव वाला असाइनमेंट भी आप कर पाए। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, जी मैम। यस मैम। तो अब अटेंडेंस श्वेता ले चुकी होंगी या लेंगी अभी? मैम बस ले लेते हैं। ठीक।